हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का गाला असाइनमेंट सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पेपर नंबर 2 का सेक्शन भी पूरा सॉल्व कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर दिखेगा। उसके अंदर हमने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाया है, पूरा डीपली समझाया है, जैसे कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन सी पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें हमने बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, यानी दो लीनियर इक्वेशन दिया गया है पेयर में। हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। कौन से मेथड से सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। दो इक्वेशन हमारे पास दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, यानी कि इक्वल टू के उस साइड जो भी नंबर्स है उसको हम इस साइड ले आएंगे। इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, 2x माइनस 4y प्लस में 24 इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 नाम देंगे, इसको हम इक्वेशन 2 नाम देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी x या y को सब्जेक्ट बनाना है एक इक्वेशन में से और उसको हमें दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए इसको करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे x को सब्जेक्ट बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। तो 2x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y इसको उस साइड ले लेते हैं इक्वल टू 11, 2x इसको भी इस साइड ले आते हैं तो 11 माइनस 3y x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2। यहाँ पे हमने क्या किया है, x को बना दिया है सब्जेक्ट। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में हम दिया गया है 2x माइनस 4y प्लस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर x की वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए x की जगह पे हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 11 माइनस 3y बाई 2। यहाँ पे डाल दे 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y प्लस 24 इक्वल टू 0। 2 और 2 दोनों सेम इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 11 माइनस 3y माइनस में 4y प्लस 24 इक्वल टू 0। माइनस 3y माइनस 4y आपको आ जाएगा -7y प्लस 24 इक्वल टू 0। 7y को उससे लेते हैं, 11 प्लस 24 इक्वल टू 7y। ये प्लस करेंगे 4 1 प्लस 5, ये 3 हो जाएगा 35। 7y, y को सब्जेक्ट बना लेते हैं, y इक्वल टू 35 बाय 7। ठीक है, तो 7 5 या 35। तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, y को हम क्या करेंगे, ये जो हमने x को सब्जेक्ट बनाया था इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है। अब हम इसको x में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए x की वैल्यू हमारे पास x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2। y की जगह पे हम 5 पुट करेंगे, x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू में 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 11, 5 3 जा 15 हो जाएगा, 11 बाई 2। ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 माइनस 4 करेंगे -4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो आपकी जो x की वैल्यू होगी वो आ जाएगी -2। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया, x की वैल्यू हमने -2 फाइंड किया और y की वैल्यू हमने 5 फाइंड किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे कि x, y इक्वल टू -2, 5। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि सॉल्व कीजिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके, तो इसको हमने सॉल्व कर दिया है। तो हम इसको लिख देंगे दी सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन आर -2, 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 आता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया था, उसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना था। ये वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है x प्लस 5y इक्वल टू 11, 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी इक्वल टू के उस साइड है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, यानी कि इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे। तो x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल टू 0,
2x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। देखिए एलिमिनेशन में क्या होता है, या तो हमें x को एलिमिनेट करना होता है या तो हमें y को एलिमिनेट करना होता है। अब कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखिए ध्यान से। इक्वेशन 1 और 2 को हम डिवाइड करते हैं, या तो डिवाइड करते हैं इन द सेंस उसको किसी एक नंबर को यानी x को या y को हम क्या करेंगे, सेम करेंगे और उसको वहाँ से हमें एलिमिनेट करेंगे। चलिए देखते कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन 1 को लिखेंगे x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 2 को लिखेंगे इसके नीचे 2x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे x की जगह पे 2 है, हम क्या करें, x को एलिमिनेट करने वाले हैं। तो x का कॉफी यहाँ पे जो x के साथ में 2 है और यहाँ पे x के साथ में 1 है, जिसको हम 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 2x हो जाएगा, यहाँ पे भी 2x हो जाएगा। ठीक है, इसको चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम आगे करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 10y माइनस 22 इक्वल टू 0। इसको हमें कुछ किसी से मल्टीप्लाई करने का ना, इसको सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे वापस, 2x माइनस 3y माइनस में 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों का हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 और 2 को। तो इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं। यहाँ पे हम साइन को चेंज करते हैं तो माइनस यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो हमने माइनस कर दिया। अब देखिए ध्यान से, हमें प्लस 2x और माइनस 2x दोनों कट जाएंगे, इसका आंसर 0 आ जाएगा। 10x प्लस 3y, 10x प्लस 3y यानी कितना हो जाएगा, 13y हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 22 और प्लस में 9 इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 13y, अब इसको हम माइनस करेंगे, देखिए ध्यान से इसको माइनस करते हैं, -13 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से हम y को सब्जेक्ट बना लेंगे, y इक्वल टू ये प्लस आएगा उधर 13 डिवाइड बाई 13। ठीक है, तो y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 13 1 जा 13 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें y की वैल्यू 1 मिल गई है। अभी हमें x की वैल्यू चाहिए, तो किसी भी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2। चलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं y की वैल्यू। हम लिखेंगे पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, इक्वेशन 1 हमको क्या दिया गया है, x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल टू 0। यहाँ पे y की वैल्यू हम 1 रखेंगे, x प्लस 1 माइनस 11 इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व करते हैं, x प्लस 5 माइनस 11 इक्वल टू 0। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आगे x, ठीक है, ये आपका हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। तो हमने x की और y की वैल्यू दोनों फाइंड कर ली है। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे सामने 6 आई है और y की वैल्यू 1 आई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जैसे इसके पहले वाले इक्वेशन में हमने क्वेश्चन में लिखा था कि डी सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज x, y करेंगे और इसको लिखेंगे हम, x की वैल्यू हमारे पास 6 आई है और y की वैल्यू 1। तो x की जगह पे 6 लिखेंगे, y की जगह पे 1, 6, 1। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसके आगे चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे बोला गया है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ AP इज 1050। ठीक है, एक AP हमें दिया गया है जिसके फर्स्ट 14 टर्म का सम हमें बोला गया है 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। और उसका फर्स्ट टर्म यानी कि A दिया गया है हमें 10। फाइंड दी 20 टर्म, उसका हमें 20 टर्म फाइंड करना है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म कितना दिया गया है, 1050। ठीक है, दूसरा क्या दिया गया है, फर्स्ट टर्म हमें दिया गया है 10। हमें फाइंड क्या करना है, 20th टर्म फाइंड करना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सम ऑफ फर्स्ट टर्म, हमें सम ऑफ फर्स्ट जितने भी nth टर्म का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला होता है। जहाँ पे हमें पता है n क्या होता है, टर्म होता है, कौन सा टर्म हमें फाइंड करना है, a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, और d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले जो हमें इक्वेशन में दिया गया है उसका हम यूज करेंगे। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म हमें दिया गया तो उसका हम यूज करते हैं। Sn की जगह पे हम 1050 रखेंगे
1050 इक्वल टू, और n की वैल्यू हमें 14 दी गई है तो 14 लिखेंगे, 14 डिवाइड बाई 2, और a की वैल्यू हमें 10 दी गई है, ठीक है। ये जो है ये a है, ठीक है, और ये जो है हमारे पास n दिया गया है, ठीक है, और ये हमारे पास Sn दिया गया है, ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू हमारे पास कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, 10 लिखेंगे, प्लस n माइनस 1, 14 माइनस 1, और इंटू में d हमें नहीं पता, इसको हम सिंपली ऐसे रख देंगे, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1050 इक्वल टू, ये हो जाएगा 7, 10 टू 20 हो जाएगा, प्लस 13d, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1050 इक्वल टू, इसको आगे अंडर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 टू 14, 140, प्लस 13 7 91d, ठीक है। अब इसको इससे ले आते हैं। 1050 माइनस में 140 इक्वल टू 91d, ठीक है। 1050 माइनस में 140 का भी हम माइनस करेंगे, 910 इक्वल टू 91d, ठीक है। इसको नीचे ले आते हैं। 910 डिवाइड बाई 91 इक्वल टू d, इसको 91 10 जा हो जाएगा, तो d की वैल्यू हमारे पास कितना आया, 10 आ गया, ठीक है। d की वैल्यू 10 आ गया, a की वैल्यू हमें पता है कितने 10 दी गई है, और d की वैल्यू में हम पास 10 आ गया है, और n की वैल्यू हमें कितना दिया गया है, 14 दिया गया है। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा 20 टर्म, यानी कि A20 फाइंड करना है। अब A20 कैसे फाइंड करेंगे, A20 का फॉर्मूला आपको पता होगा। A20 इज इक्वल टू, देखो AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। A20 इक्वल टू A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा A प्लस 19d, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। A की वैल्यू हमें 10 दिया गया तो 10 लिखेंगे, 10 प्लस 19, डी की वैल्यू भी 10 दिया गया, 10 लिखेंगे, 10 प्लस 190, ये हो जाएगा आपका 200। तो A20 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 200, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दी 20th टर्म इज 200, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे बोला गया है, सो दी पॉइंट 1,7, 4,2, -1,1 एंड -4,4 आर दी वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर। ये जो हमें पॉइंट दिए गए हैं, हमें शो करना है कि ये स्क्वायर के वर्टाइसेस है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको, अगर ये पॉइंट जो है ये स्क्वायर के वर्टाइसेस है, यानी कि हर एक, हमें पता है कि स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके हर एक साइड सेम होते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, हर एक के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर सबका डिस्टेंस यानी कि सबका लेंथ जो आता है उसका साइड का, अगर वो सेम आ गया, इसका मतलब हम बोल लेंगे कि ये स्क्वायर है, नहीं तो हम क्या बोलेंगे, ये स्क्वायर नहीं, यानी कि हम बोल लेंगे ये जो पॉइंट दिए गए इसके वर्टाइसेस नहीं है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें वर्टाइसेस दिए गए, कौन कौन से दिए गए, 1,7, 4,2, -1,1, -4,4, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है, हमें ऐसा बताना है कि ये किसके वर्टाइसेस है, स्क्वायर के, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर आ गया, ये हम एज्यूम कर दें कि ये सब इसके वर्टाइसेस है। 1,7, 4,2, -1,1 और -4,4, ठीक है। वो अब स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसकी हर एक साइड सेम होती है, यानी ये साइड भी, ये साइड भी, ये साइड भी, ये साइड भी क्या होगा, सेम होगा। इसको हम नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी होती है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ठीक है। ये सब के सब इसके साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये साइड हमें पता तो होना चाहिए ना कितना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ठीक है। हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें 2 पॉइंट दिया गया, चलिए इसको देखते हैं। D इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम 4 बार यूज़ करेंगे, एक बार इसके लिए, ये दोनों पॉइंट के लिए, ये दोनों पॉइंट के लिए, ये दोनों पॉइंट के लिए, और हम चेक करेंगे क्या सभी का डिस्टेंस सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा होगा तो हम बोल लेंगे ये स्क्वायर है। चलिए आगे चेक करते हैं। सबसे पहले हम AB का फाइंड करते हैं, ठीक है। तो AB का डिस्टेंस फाइंड करने के तो A और B ये पॉइंट लेंगे, तो हम देखें, चलिए आगे सोल्व करते हैं। 4 - 1 3, यहाँ पे 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 क्या हो जाएगा, माइनस में 5 होगा, इसका स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इसको आप अच्छे से पूरा लिखिएगा, क्या अभी हम वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको शॉर्टकट में करवा रहे हैं। बाकी आप इसको पूरा लिखिएगा, x2 की जगह पे 4 लिखिएगा, x1 की जगह पे 1 लिखिएगा, y2 की जगह पे 2 लिखिएगा, और y1 की जगह पे 7 लिखिएगा, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -5 का स्क्वायर 25। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 25 और 4 हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 35 नहीं 34 आएगा,
ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। ये देखा, ये आ गया हमारा, हमने ए बी फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे। सेम वे हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए लगाते हैं, अंडर रूट, अब -1 -4 कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर प्लस 1 -2 कितना हो जाएगा, 1 -2 -1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर इसका करेंगे 5 5 25 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 26। यहाँ पे बी सी की वैल्यू अंडर रूट 26 आया। हमने डिस्कस किया था ऊपर कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी आना चाहिए। यहाँ पे हमने ए बी की वैल्यू फाइंड की और ए बी और बी सी ही सेम नहीं आ रहा है, ए बी और बी सी सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सी डी और ए डी हमें फाइंड किया था कि तीनों के तीनों सेम होने चाहिए, पर यहाँ पे एक ही जब नहीं सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसके वर्टाइसिस नहीं, यानी ये स्क्वायर के वर्टाइसिस नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डी गिवन vertices is not a vertices of square। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 आता है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, हमें दो पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बन रहा है और उस लाइन सेगमेंट को एक वाई एक्सिस कट कर रहा है। उस वाई एक्सिस इस लाइन को कितने रेशियो में कट कर रहा है वो हमें फाइंड करना है, और जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, यानी कि एक्स कोमा वाई फाइंड करना है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। दो पॉइंट हमें दिया गया है 5 -6 और -1 -4, और हमें बोला गया है इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट है जिसको वाई एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस डिवाइड लाइन सेगमेंट। ठीक है, कौन सी लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहा है, जो 5 -6 और -1 -4 को ज्वाइन करके बन रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट बना देते हैं। ये हमने बनाया एक लाइन सेगमेंट जिसका हम नाम दे देंगे, इसका नाम ए, इसका नाम हम दे देंगे बी। ये कौन सा पॉइंट है, 5 -6, ये है -1 -4। ठीक है, इसको एक वाई एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इस वाई एक्सिस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ये है हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, इस जब वाई एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, कि वाई एक्सिस पे जितने भी लाइन पॉइंट होते हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं, इसलिए हम उसको भी वाई रखते हैं। ठीक है, और हमें क्या बोला है कि इसको इस वाई एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में कट कर रहा है वो हमें फाइंड करना है। अब ध्यान से देखिए, कौन से रेशियो में कट कर रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे रेशियो नहीं दिया गया, तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज करेंगे। तो हम इसको k/1 सपोज करेंगे। तब यहाँ पे लिखेंगे लेट k/1 बी दी रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड दी लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अभी हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला का हम यूज़ कब करते हैं, जब भी कभी हमें दो पॉइंट दिया गया है उसको ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट को कोई भी एक लाइन किसी भी रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है, तो उस जिस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है यानी जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का अगर हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता है, वहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, x, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये होता है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अभी हम यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। देखिए आगे सॉल्व करते हैं। हमें क्या सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे हमने k/1 में ये डिवाइड कर रहा है, ऐसा हमने लेट किया है। ठीक है, यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास m1 हो जाएगा, ये हमारे पास m2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ जैसे कि आप लोगों को पता चले। तो m1 इक्वल टू k है, m2 इक्वल टू 1 है, x1 इक्वल टू 5 है,
y1 इक्वल टू -6 है, x2 इक्वल टू -1 है और y2 इक्वल टू -4 है। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अभी हमारे पास जो भी वैल्यू है उन सभी वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए x की वैल्यू, अगर हमें y एक एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका x कोऑर्डिनेट 0 का, तो x कोऑर्डिनेट 0 रखेंगे। y कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है इसलिए इसको ऐसे रखेंगे। m1 क्या था, m1 था हमारे पास k, और x2 क्या है, x2 है -1, प्लस m2 क्या है, m2 है 1, और x1 क्या है, x1 है 5, अपन में m1 प्लस m2 करेंगे k प्लस 1, कॉमा इसके बाद यहाँ पे m1 की वैल्यू रखेंगे, m1 की वैल्यू k है, y2 की वैल्यू रखेंगे -4, प्लस m2 की वैल्यू क्या है, m2 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू रखेंगे, y1 की वैल्यू -6 है, अपन में m1 प्लस m2 k प्लस 1। ठीक है, इसके आगे क्या करेंगे आप, देखिए यहाँ पे हमें पता है, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं पहले। x, y -k प्लस 5 अपन में k प्लस 1, -4k माइनस में 6 अपन में k प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x कोऑर्डिनेट इसका 0 है, हम इसके क्या करेंगे, इसको 0 के साथ कंपेयर करेंगे। -k प्लस में 5 अपन में k प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इस तरह जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं, -k प्लस 5 इक्वल टू 0, k को उस साइड लेते हैं तो k इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो k की वैल्यू हमारे 5 आ गए। अब हमने क्या लेट किया था, कौन से रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, हमने लेट किया था इसको k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली 5, तो k की जगह पे 5 रखेंगे, तो यहाँ पे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था, जो भी y एक्सिस था उसको 5:1 में डिवाइड कर रहा था। इसको आगे हम लिखेंगे दी y एक्सिस डिवाइड दी लाइन सेगमेंट इन 5:1। ठीक है, आगे क्या फाइंड करना था, कौन से कोऑर्डिनेट पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा था, उस कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना था। तो वो कोऑर्डिनेट क्या था, x और y था, जिसमें x की वैल्यू तो हमें पता थी 0 है, लेकिन y की वैल्यू में फाइंड करनी है। यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पे हम k की वैल्यू रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। इसके आगे सॉल्व करते हैं। चलिए क्या दिया गया है, -4 -4k, देखिए -4k -6 अपॉन में k प्लस 1। इसके यहाँ पे हम क्या करेंगे, k की वैल्यू में 5 मिली, इसको यहाँ पे पुट करते हैं, -4 इंटू में 5 -6 अपॉन में 5 प्लस 1। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, माइनस में 20 माइनस में 6 अपॉन में 6 हो जाएगा माइनस में 26 अपॉन में 6। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, -13/3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x, y क्या था, x की वैल्यू थी 0 और y की वैल्यू -13/6। यहाँ पे भी 3 आएगा तो यहाँ पे भी आपका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने फाइंड कर लिया। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, हम लिख देंगे कोऑर्डिनेट इज 0, -13/3। ठीक है, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 42 भी पूरा होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। Prove that the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, कोई भी एक सर्कल है, उसके भी कोई भी एक पॉइंट से अगर टेंजेंट पास हो रहा है तो वो टेंजेंट रेडियस के साथ परपेंडिकुलर एंगल बनाएगा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए इसको भी आगे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमें बोला गया कि एक सर्कल है। ठीक है, सबसे पहले हम सर्कल बना लेते हैं। सर्कल का सेंटर ओ होता है, इसलिए हम इसको ओ नाम दे देंगे। ठीक है, इसके आगे क्या बोला है कि एक टेंजेंट है, इसके एक टेंजेंट भी बना लेते हैं। ठीक है, टेंजेंट का नाम हम दे देते हैं एक्स वाई दे देते हैं। ठीक है, एक्स वाई नाम दे देते हैं। इसके बाद क्या बोला है, इसका एक रेडियस है जो कि इस टेंजेंट जहाँ से पास हो रहा है वहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं पी। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो ये एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देख यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन, नीचे लिखते हैं अपन, देखिए गिवन लिखेंगे। गिवन अ सर्कल हमें दिया गया है, एक सर्कल ऑफ सेंटर ओ। ठीक है, और टेंजेंट, एक टेंजेंट दिया गया है ऑफ x, y। ठीक है, और p क्या है,
पी हमें प्रूफ पॉइंट है, ठीक है, टेंजेंट और ओ के बीच में पॉइंट है, ठीक है, एक हमें पॉइंट पी दिया गया है, ठीक है। अभी हमें क्या प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री बन रहा है, ये प्रूफ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पॉइंट सपोज करेंगे, ये टेंजेंट के ऊपर कहीं पे भी हम एक पॉइंट सपोज करेंगे, जिस पॉइंट को हम नाम देंगे क्यू, ठीक है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने पॉइंट क्यू सपोज कर लिया, ठीक है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया क्यू, जिसको हम एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये एक हाइपोटेनियस एंगल बन रहा है, यानी कि राइट एंगल बन रहा है, यानी कि हाइपोटेनियस, ये इसका हाइपोटेनियस हो गया। राइट एंगल का हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट पॉइंट क्यू ऑन दी एक्स वाई टेंजेंट, ठीक है, हमने इसको लेट कर दिया। इसके बाद हम लिखेंगे नाउ दी ओ पी क्यू इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ओ पी क्यू इज राइट एंगल। अब जब ये राइट एंगल है, इसका मतलब क्या हुआ, बिकॉज ट्राइंगल ओ पी क्यू इज राइट एंगल, सो क्या होगा, ओ क्यू इज लॉन्गेस्ट साइड बिकॉज इट इज हाइपोटेनियस, ठीक है, ये हाइपोटेनियस होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। सो हम ये बोल सकते हैं कि ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी, क्यों, क्योंकि ये तो रेडियस है, और ये जो भी पी क्यू जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सर रेडियस से बड़ा होगा, ठीक है। इसका हम बोलेंगे ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस एवरी पॉइंट ऑन दी लाइन एक्स वाई एक्सेप्ट, सिर्फ एक ही पॉइंट को छोड़ के ऐसा हो रहा है, एक्सेप्ट पॉइंट पी, एक्सेप्ट पॉइंट पी ओ पी इच डी, ठीक है। ये किसके साथ हो रहा है, सिर्फ पॉइंट पी को छोड़ के हर एक केस में ओ क्यू जो है वो लॉन्गेस्ट साइड हो रहा है, यानी वो हमेशा रेडियस से बड़ा होगा। सिर्फ पॉइंट ओ पी ही ऐसा एक पॉइंट लाइन है जिसमें क्या होगा, ये रेडियस के बराबर आ जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट पी, यहाँ पे आगे लिखेंगे एक्सेप्ट पी रेडियस इज इक्वल टू ओ की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ ओ पी इज दी शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल दी डिस्टेंस। हमें पता है कि ओ पी जो है, क्यों कहीं पे भी हो, सिर्फ ओ, अगर यहाँ पे सिर्फ ओ पी एक ऐसा पॉइंट है, यानी पी ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे रेडियस इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी ओ पी एक जो ऐसा ही डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा ऑफ डी पॉइंट क्यू टू डी पॉइंट एक्स वाई। सो हम बोल लेंगे सो ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो यहाँ पे हम बोल लेंगे कि जो ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर टू एक्स वाई है, ठीक है। इसके रेफरेंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 10 में पेज नंबर 146 पे थियरम 10.1 है, वहाँ पे इसको और भी अच्छे से समझाया गया है। अगर आपको कुछ भी डाउट नहीं रहा है तो वापस से एक बार वीडियो को वापस से देख लीजिएगा, और कैसे लिखना है वो आपको चैप्टर नंबर 10 में थियरम 10.1 में मिल जाएगा, पेज नंबर 146 की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 आता है हमारे सामने। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिया गया, इसका मतलब दोनों का सेंटर सेम है, एक का रेडियस 3 है, एक का रेडियस 5 है।
फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, लार्जर सर्कल का जो कोड है उसकी लेंथ फाइंड करनी है और जो कोड है वो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिया गया है, एक सर्कल ये हमने बना दिया, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिसका सेंटर सेम हो, दूसरा सर्कल हम ये बना देते हैं। ठीक है, एक का रेडियस हमें दिया गया 3 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम नाम दे देंगे 3 सेंटीमीटर। और दूसरे का रेडियस हमें कितना दिया गया है, देखिए रेडियस स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है यहाँ पे लिख देते हैं, स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस स्मॉल आर है वो 3 सेंटीमीटर दिया गया है और लार्जर सर्कल का जो रेडियस कैपिटल आर है वो कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या बोला गया, इसके आगे हमें बोला गया कि एक कोड है जो लार्जर सर्कल का कोड है, यानी कि इसके कोई भी सर्कल के 2 पॉइंट को ले लूँ, वहाँ से जो पास करता है उसको कोड बोलते हैं, वो कोड है उसकी डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। वो कोड जो है स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, यानी कुछ ऐसा होगा। देखिए लार्जर सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट से हमने बना लिया जो कि क्या कर रहा है, जिसका कोड हो गया और स्मॉलर सर्कल को यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, वह हमें पता है कि ये क्या हुआ, जब ये इसके साथ 90 डिग्री बनाता है यानी कि इसका टेंजेंट हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। लार्जर सर्कल का रेडियस हमारे पास 5 लिया, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेंटर से लेके इसके बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं और रेडियस हमारे पास 5 लिया गया है, इसका मतलब क्या हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसका लेंथ फाइंड करना है, इस कोड का लेंथ फाइंड करना है। हम इसको नाम दे देते हैं ABC नेमिंग कर देते हैं। अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे पता चला, क्योंकि हमें पता है कि हमने थियरम पढ़ा था इसके पहले, उस थियरम में हमें यही बोला था कि कोई भी सर्कल का कोई भी पॉइंट से अगर टेंजेंट पास कर रहा है तो रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, जब हमें पता है ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो हम पाइथागोरस का यूज़ करके ये वाला साइड हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस AB इक्वल टू AB कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लिखेंगे BC का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस में BC का स्क्वायर। इसको इस साइड ले आते हैं, 25 माइनस में 9 इक्वल टू BC का स्क्वायर। ये 16 हो जाएगा, 16 इक्वल टू BC का स्क्वायर, इसको अंडर रूट 16 हो जाएगा इक्वल टू BC। तो BC की वैल्यू क्या आई प्लस और माइनस 16। ठीक है, एक वैल्यू क्या आई प्लस 16 आई, एक वैल्यू क्या आई माइनस 16 आई। ये आप लोग याद रखना, जब भी हम रूट को उस साइड ले आते हैं तो जो भी आंसर आता है उसका प्लस और माइनस आता है। अब देखिए हमें पता है कि यदि क्या है, ये डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम इसी वाले वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16 का, सॉरी BC, ये एक मिनट सॉरी 4 होगा। 16 का रूट क्या होता है 4 होगा, तो ये प्लस और माइनस 16 नहीं, प्लस और माइनस 4 होगा। हमें पता है डिस्टेंस हमें कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे प्लस 4। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC की वैल्यू 4 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, BC की वैल्यू हमारे पास 4 यूनिट आ जाएगी। देखिए यहाँ पे BC की वैल्यू कितनी आ गई 4 यूनिट। ठीक है, हमें क्या करना था, इस लेंथ का, इस कोड का लेंथ फाइंड करना है, इसको हम नाम देते हैं P दे देते हैं अभी। तो ये आधा हो गया, ये इसका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, जब ये इसका मिड पॉइंट होगा तो ये 4 और ये क्या होगा 4, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे PC इक्वल टू 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे लिख देंगे हम दी लेंथ ऑफ कोड PC इज 8 यूनिट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 आता है हमारे सामने। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है दी फॉलोइंग डेटा गिव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिली ऑफ अ विलेज। ठीक है, 200 फैमिली का विलेज का जो भी उसका जो हाउस का जो भी खर्चा होता है महीने का, उसका हमें डेटा दिया गया है इधर। ठीक है, ये डेटा दिया गया है, देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया गया है, इसका नंबर ऑफ फैमिलीज यहाँ पे हमें दिए गए। क्या फाइंड करना है, मैं फाइंड करना है फाइंड दी मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ दी फैमिलीज। ठीक है, इसका मॉडल यानी कि इसका मोड फाइंड करना है, इसकी एवरेज फाइंड करना है, यानी कि ये फैमिली एक महीने में एवरेज कितना खर्चा करती है वो हमें फाइंड करना है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे,
ये मोड फाइंड करने का हमें फॉर्मूला बताया जेड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपन में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 इंटू में H, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सभी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। इसके बाद हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। हमारा फैमिली का जो डेटा है इसमें जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगा उसको हम नाम देंगे F1। ठीक है, इसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा है 40 है। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे F1। इसके ऊपर वाले को हम नाम देंगे F0 और इसके नीचे वाले को नाम देंगे हम F2। ठीक है, जो भी F1 के सामने है उसका जो पहला होता है उसको हम नाम देंगे L। ठीक है, अब ठीक है, और इसका H कितना है यानी कि डिफरेंस कितना है 1000 और 1500, कितना डिफरेंस है 500 का डिफरेंस है, यानी H कितना हो गया हमारे पास 500। चलिए इस सभी डेटा को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। L की वैल्यू हमारे पास है 1500, F1 की वैल्यू है 40, F0 की वैल्यू है 24, F2 की वैल्यू है 33 और H की वैल्यू कितनी हमने फाइंड की 500। ठीक है, इन सभी डेटा को हम इसके अंदर पुट करते हो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे करते हैं सॉल्व। जेड इक्वल टू एल कितना है 1500 प्लस F1 कितना है 40, F0 कितना है 24, 2 इंटू F1 कितना है 40, F0 कितना है -24, F2 कितना है -33 इंटू में H कितना है 500। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1500 प्लस 40 माइनस 24 हो जाएगा 16 अपॉन में ये 4 टू जा 8, 80 माइनस में 24 माइनस में 33 इंटू में 500 इक्वल टू 1500 इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं प्लस 16 इसको माइनस करोगे आपको 23 आ जाएगा इंटू में 500। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1500 प्लस इस पूरे का आंसर आ जाएगा 347.82। ठीक है, इसको आगे हम इसके अंदर प्लस कर लेते हैं 15, आगे आंसर आ जाएगा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1847.82। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये आपकी जेड की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो फैमिली है एक महीने में 1847 रुपया खर्च करती है एवरेज, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में हमें बोला गया है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस है जिसको हमने 2 बार थ्रो किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, यानी इसकी ऐसी कौन सी प्रोबेबिलिटी है कि 5 एक भी बार ना आए। 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, 5 एक बार आए। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। एक डाइस है जिसको हमने 2 बार थ्रो किया है, उसके टोटल आउटकम्स कितने होंगे सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। देखिए कौन कौन से आउटकम होंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, आगे लिखते हैं 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है, 3 1 3 2 3 3 3 4, ऐसे आप डैश 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 यहाँ से 4,1 से चालू होगा डैश 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 5,1 से चालू होगा डैश 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 6,1 से चालू होगा 6,2 6,3 6,4 6,5 और 6,6। ठीक है, तो ये हमारे टोटल आउटकम्स हो गए। टोटल इतने आउटकम्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास क्या क्वेश्चन था, देखिए पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, ऐसा बोला गया है कि 5 एक भी बार नहीं आना चाहिए। देखिए 5 एक भी बार नहीं आए, ऐसे कौन कौन से। देखिए सबसे पहले एक भी बार 5 नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक बार 5 आ रहा है, इस वाले रो में भी एक बार 5 आएगा, 3 वाले में भी एक बार 5 आएगा, इधर 4 वाले में भी एक बार 5 आएगा, 5 वाले में पूरे 6 के 6 5 होंगे और यहाँ पे एक 5 आएगा, यानी कि 1 2 3 4 और ये इसका एक 5 और ये 6, यानी कि देखिए ये 1 2 3 4 5 5 5 टेस्ट हो गए और इस वाले 5 वाले सीरीज़ का 6 5 और 6 कितना हो जाएगा 11। टोटल कितने नंबर्स होंगे, जो 11 5 होंगे 11 होंगे। ठीक है, जो 5 के कितने आएंगे 11 होंगे। ठीक है, कितने आएंगे 11। ठीक है, ये हम लिख दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि 5 एक भी बार ना आए था। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है अभी हम लिखेंगे, ध्यान से देखिए। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू
फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स यानी कितने आउटकम्स आए। देखिए ये 11 तो ऐसे हैं कि जो क्या होगा, जिसके अंदर 5 होंगे। हमें क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि एक भी बार 5 नहीं आए ऐसा फाइंड करना है। टोटल आउटकम कितने होंगे, अगर एक डाइस को हमने 2 बार टॉस किया है तो टोटल आउटकम 36 होंगे। टोटल आउटकम इक्वल टू 36 होगा। ठीक है, 36 होगा, उसमें से 11 में 5 आता है, यानी कि हम 36 माइनस 11 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करेंगे 25 होगा, यानी कि 25 में 5 नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम, ऐसे कितने नंबर्स जिसके अंदर 5 नहीं आते हैं, 25 है, और टोटल आउटकम कितने हैं, 36 है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये 46 का पहले का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 25.6। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया कि ऐसे नंबर्स फाइंड कीजिए, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए इसमें से जिसमें एटलीस्ट एक बार तो 5 आए ही। तो हमने फाइंड करता है एटलीस्ट एक बार तो 5 आए, ऐसे कितने नंबर है, ऐसे 11 नंबर से। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इक्वल टू R/n। ठीक है, R क्या होता है, फेवरेबल आउटकम होता है, और N क्या होता है, टोटल आउटकम होता है। ठीक है, ऐसे कितने नंबर से इसमें एक बार भी एटलीस्ट एक बार तो 5 आए, ऐसे कितने होते हैं, 11 होते हैं। 11 और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36 है। तो यहाँ पे हम 36 लिखेंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1/5 इज 11/36। ठीक है, इसमें भी आप लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट मतलब कि एक भी बार 5 नहीं आए, वैसा कितना है 25/36। ठीक है, यहाँ पे आपका सेक्शन सी पूरा पेपर नंबर 2 का समाप्त होता है। इसके आगे से हम क्वेश्चन पेपर नंबर 2 का सेक्शन डी पूरा सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इसके पहले के 2 वीडियो जो हमने बना चुके हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी, इसको पूरा आप अच्छे से वॉच कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका आपको वापस से सॉल्यूशन या फिर उसका दूसरा कोई उपाय निकालेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।